स्टार्ट करें क्लास। बन जाओगे यूपीएससी, कोई टफ नहीं है, बस लिखते रहो बस आप लोग। एक कम किताबें पढ़नी है, लिखना है बस, यही ये दो मंत्र है। कम से कम बुक पढ़नी है, रिवीजन में फोकस रखना है, और बस। और हिस्ट्री के रिगार्डिंग जो भी स्टूडेंट है मैं उनको गाइड करूंगा जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल है पर्सनली। तो हिस्ट्री वालों का एक जो भी हिस्ट्री में हेल्प चाहिए बिल्कुल उनका वेलकम है। हिस्ट्री के क्वेश्चन भी दिया करूंगा अलग से, ठीक है। तो प्लीज़, अब आज का हमारा टॉपिक है मानव वन्यजीव संघर्ष। तो बताइए मानव वन्यजीव संघर्ष से क्या समझते हो आप? बताओ, कोई भी बताओ क्या है मतलब मानव वन्यजीव संघर्ष। बड़ा अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं मेंस में, लगभग निबंध में मिल जाएगा या कहीं भी इथिक्स में या कहीं भी टच करता है ये कई बार ये टॉपिक। तो बताइए मानव वन्यजीव संघर्ष क्या है, आप क्या समझते हो मानव वन्यजीव संघर्ष से? यस, 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 एक्सीलेंट, थैंक यू। और बोलिए, आप बोलिए। तो आपका बोलिए, कोई भी बोलो, बोलिए कुछ भी बोलिए, बोलो पर एक लाइन ही बोलो। क्या? नहीं, तो ये तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बता रहे हो, मैं मानव वन्य जीव संघर्ष क्या है। आप बोलिए। ये, यस, 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 एक्सीलेंट, थैंक यू। और बोलिए कोई। सर आपने कल वो उदाहरण दिया था ना कि जैसे जो भी जो सुअर है वो गाँव में आके यस, 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 ऐसे जब भी आप किसी भी जगह पर जाते हैं सिर्फ गाँव में ही जाके फसलों को नुकसान पहुँचाना यस, वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है। यस, एक्सीलेंट। और बोलिए। यस, 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 हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यस, 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 नहीं बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, एक्सीलेंट। मतलब आपको देखो, ये देखो चार लोगों ने बोला, चारों का डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन था। आप लोग सोचते हैं कि टाइगर ही आता है या जंगली जान जैसे सुअर आते, नीलगाई, पर आप लोग भूल जाते हैं ना कि ये जैसे मगरमच्छ भी आ सकता है, जलीय जीव भी आ सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट बोला, एक्सीलेंट। तो एक डायमेंशन मतलब। और बोलिए कोई। यस, 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 एक्सीलेंट। और बताइए। देखो कितने सारे डायमेंशन आए, देखो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। तो आपको और बोलिए, कोई बोलना चाह रहा है तो। ठीक है, आगे अर्थ समझ आया आपको? आप इस अर्थ, यस, आप सस्टेनेबल मतलब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग बोल रहे थे। तो देखो सीधी सीधी बात ये, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ संघर्ष मतलब मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष। तो देखो मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष क्यों होता है? अब आप गांव में, आप ग्रामीण एरिया में देखो,
दो परिवारों के बीच संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि आपस में एक दूसरे के संसाधनों पे कब्जे, जमीन को लेके विवाद होता है, आप दूसरे की जमीन पे कब्जा कर रहे हो, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो वैसे ही जंगली जो वाइल्ड लाइफ है और मानव है, क्योंकि मानव की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और मानव क्या कर रहा है, जो वन्य जीवों का जो आवास है, हैबिटेट है, उसमें इंटरफेयर कर रहा है ना। अगर आप मानव इंटरफेयर करेगा तो फिर उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। तो मानव के द्वारा जो ये गतिविधियाँ या मानव की पॉपुलेशन बढ़ने से जो इंटरफेयर किया जा रहा है ना मानव के, ह्यूमन के द्वारा वाइल्ड लाइफ एरिया में, उसी की वजह से जो जंगली जानवर है, वाइल्ड लाइफ, तो वो मानव और उनका बीच जो प्रत्यक्ष डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, और डायरेक्ट कांटेक्ट होने की भी वजह से उनका संघर्ष बढ़ रहा है ना, उसी को मानव वन्य जीव संघर्ष कहा जाता है। इसे एग्जाम्पल दिया गरिमा ने कि आपका सुंदरवन में टाइगर और मानव का, ये बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा जैसे कृष्णा ने बोला और सभी आप लोगों ने सब अच्छा बोला। तो जो जैसे आप नेशनल पार्क के पास रहते हो तो कोई मान लो जंगली सुअर है, नील गाय है, जो भी जानवर आप देखते होंगे शहरों में, भोपाल में कई बार टाइगर आ जाता है। तो जो जंगली जानवर क्यों बाहर आ रहे हैं? क्योंकि उनका आवाज़ को तो मानव द्वारा खत्म कर दिया गया, तो वो जाएंगे कहाँ? उनको जगह तो चाहिए ना। अब पहले क्या होता था, ग्रामीण क्षेत्र में देखते होंगे आपने कि जो पहले मेड़ होती थी, अब आजकल क्या मेड़ हो गई खत्म। तो मेड़ में कितनी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती थी, कितने सारे जीव जंतु रहते थे। बट आजकल क्या, उनको सबको हटा के वो कर दी तारबंदी टाइप। और तारबंदी में क्या होता है, मतलब वायर फेंसिंग में क्या है, बिल्कुल जो उनका जो हैबिटेट था ना, वो मेड़ बंदी टाइप का, मतलब वो तो बिल्कुल टोटली ख़त्म हो चुका है। तो अब वो जंगली जानवरों के लिए तो प्रॉब्लम हो गई ना। पहले गाँव में कितने जानवर मिलते थे बताओ? यस, हाँ मेड़बंदी मतलब वो कहते हैं, इसको इंग्लिश में वो कहेंगे ना। अब वो जो खेत होता है, दो लैंड उनके बीच की जो पट्टी टाइप की होती है ना, उसको मेड़ कहते हैं। मतलब फेंसिंग तो तारबंदी होती है। हाँ बाउंड्री दो खेत होते हैं ना, तो उनके बीच बाउंड्री होती है, उसको कहते हैं मेड़बंदी। एक मिनट, इसको इंग्लिश में मैं देख ही लेता हूँ इसको इंग्लिश में। इम्बैंकमेंट कहते हैं इसको वैसे इंग्लिश में, इम्बैंकमेंट। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट है ना, ठीक है। देखो अब आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। तो क्लियर हो गया ना मानव वन्य जीव संघर्ष। अब इसके यस, देखो ये ग्रुप है ना, ये सब आप लोगों के सबके पार्टिसिपेशन से बना है। और आप लोग अगर मेहनत करोगे ना, तो आप लोगों की रैंक आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ साथ अगर मैं तो आपको गाइड कर सकता हूँ। देखो मैं तो आता हूँ शाम को, कोशिश करता हूँ मेरा पूरा जितना भी मैं बट आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लोग मेहनत करोगे तो एक अच्छा, मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा आप लोगों को सबको, ठीक है। देखो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इज ए व्हेन एनकाउंटर बिटवीन ह्यूमन एंड माइंड। देखो जब मानव और इसके बीच एनकाउंटर होता है ना, आमना सामना, उसकी वजह से क्या नेगेटिव रिजल्ट आते हैं। जैसे सच ए लॉस ऑफ प्रॉपर्टी है, लाइवलीहुड्स है, एंड इवन लाइफ। देखो अब बताइए क्या नुकसान होता है वन्य जीव से? आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं बताओ? यस, नहीं वो इकोसिस्टम तो बात की बात है। डायरेक्ट वो तो इनडायरेक्ट में। अब डायरेक्ट है, जैसे आपकी प्रॉपर्टी का नुकसान होगा। प्रॉपर्टी का नुकसान कैसे होगा बताइए? यस करेक्ट। और एग्जाम्पल बताइए। यस, हाँ यस करेक्ट, एलिफेंट का नुकसान हो सकता है। और दूसरा कई बार आपको पता है, ये जो टाइगर है और ये जो तेंदुआ है, ये जो पैंथर, ये क्या उनमें घुस आ जाते हैं ना आवासीय वस्तु में, तो वो इधर उधर भागता है। तो कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है उसको, मतलब ट्रेनकुलाइज करने में, उसको बेहोश करने में, कितना सारा अस्त व्यस्त हो जाती चीज़ें। मतलब लोग इधर से, तो वो हाथी की, एलिफेंट की वजह से प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है। तो वो सब ठीक है। लाइवलीहुड्स का मतलब बताइए, जीविका का नुकसान कैसे हो सकता है?
यस सर कैथलिक का मतलब कैथलिक में भी यही होता है, वो जैसे शेर वगैरह आ जाते हैं, वो सब मतलब गाय और ऊँट वगैरह को मार देते हैं, उसके लिए कैथलिक का फिलॉसफी करते हैं, यस तो इससे रिलेट होता है। यस करेक्ट क्लियर। लाइफ लाइफ का मतलब ये है, अगर किसी को शिकार कर लिया, किसी आदमी को मार दिया तो, और जानवरों का, तो वो तो लाइफ के रिगार्डिंग हो ही गया, ठीक है। और देखो अब अगला सर पॉइंट इसका है। हेल्थ भी होता है। हाँ बताइए। सर हेल्थ से रिलेटेड भी मतलब अच्छा होता है, जैसे कि किसी मान लो किसी जगह पे है, तो ये उससे उसको कम्युनिकेट कर सकते हो। यस हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। मतलब ये तो सिर्फ एग्जांपल साइंटिफिक वर्ड भी नेचुरल वर्ड है, इंसान के रिलेटेड है। यस ठीक है, थैंक यू। अब आगे बढ़, देखो अब डिफेंसिव है, रिटेलिएटरी मतलब प्रतिकार, मतलब उसके देखो डिफेंसिव रक्षात्मक, अगर कोई आप जानवर से आपकी रक्षा, उसके रक्षा के लिए, या उसके विरोध के रिटेलिएट मतलब प्रतिशोध स्वरूप, अगर आपने किलिंग की, मारा, तो उससे कई स्पीसीज समाप्त हो सकती है ना। अगर जंगली जानवरों को मारोगे, मान लो आपके इलाके में आ रहा है या ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है शेर, अगर उसको मारोगे तो वो जो प्रजाति है जंगली जानवरों की खत्म हो सकती है ना उसकी वजह से, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई आप लोगों की थोड़ी बहुत, ठीक है। अब देखो कारण क्या क्या है, मानव वन्य जीव संघर्ष जो बढ़ रहा है ना, उसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं, देखो। तो सबसे पहला कारण है, एज ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव जनसंख्या बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन, तो डिमांड फॉर स्पेस कंटिन्यू टू ग्रो। जैसे जैसे मानव की जनसंख्या बढ़ रही है तो स्पेस की मांग बढ़ रही है ना। पहले आपने देखा होगा गांव या शहर हो, एक उनका विस्तार कितना हो गया, वो धीरे धीरे फैलते फैलते जंगलों के पास पहुंच गए ना, और जंगलों का विनाश हुआ है ना। तो इस वजह से क्या हो रहा है ना, जो मानव बसता बसता जंगलों के पास पहुंच गया है, तो मानव और जो जानवर है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट बढ़ा है। और ज़मीन है, मान लो लैंड है, लैंड तो देखो लिमिटेड है, अगर लैंड है तो अगर जानवरों को भी लैंड चाहिए और मानव को भी चाहिए रहने, तो उनके बीच कंपटीशन बढ़ रहा है ना रिसोर्सेज को लेके। और रिसोर्सेज का जो कंपटीशन है वो विच कैन लीड टू इंक्रीज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्टेक्ट। तो मानव की जनसंख्या के बढ़ने के फलस्वरूप जो मानव ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ के बीच जो रिसोर्सेज को लेके जो कंपटीशन है वो बढ़ा, और उसी की वजह से ये जो आपका ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है वो इंक्रीज हुआ है। क्लियर, कोई डाउट? ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, along with other threats, human wildlife conflict has driven the decline of once abundant species एंड पुशिंग अदर टू ब्रिंक ऑफ एक्सटेंशन। देखो इससे क्या है, आप देखो अगर एक स्पीसीज खत्म होती है मान लो, तो वो अगर देखो ये इकोसिस्टम है, ये फूड चेन है, अगर आपकी एक स्पीसीज खत्म होगी तो आपको पूरे इकोसिस्टम गड़बड़ाएगा ना, वो कोई अफेक्ट करेगा ना पूरे इकोसिस्टम को। मान लो टाइगर खत्म हो जाता है तो कहीं दूसरी स्पीसीज या कोई भी कीस्टोन प्रजाति है, फ्लैगशिप है, कोई मान लो हिरन खत्म हो जाते हैं, मान लो किसी इलाके से डियर खत्म हो जाते हैं, तो टाइगर के लिए भी तो मुश्किल होगा ना जीना वहाँ। हाँ यस, तो ये अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आपको लिखना ही लिखना है, इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। देखो सबसे मिलके बनता है, मतलब अगर मान लो कोई उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उसको वर्कर नहीं मिलेंगे तो वो अपना डेवलप कर सकता है उद्योग। और अगर मान लो वर्कर होंगे बट कैपिटल नहीं होगी तो वो खा काम करेंगे। तो देखो सिस्टम क्या, सब जितने भी उसके डायमेंशन है, जितने भी उससे स्टेक होल्डर है, सबका मौजूद रहना जरूरी है। तो वैसे ही आपको जंगल में, अब आप देखो मान लो बारिश नहीं होती है तो जंगली जानवर प्रभावित होंगे ना। तो वैसे जैसे फिजिकल कारक है, तो बायोटिक कारक है, तो सबका एबायोटिक बायोटिक कुछ भी हो, मतलब तो सबका मौजूद रहना जरूरी है। अगर एक भी, अगर मान लो आपने
किसी भी जंगल में कुछ जानवरों को, एक प्रजाति को समाप्त कर दिया तो वो पूरे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा मतलब। ठीक है। बट द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इज फार रीचिंग। देखो ये क्या, तुरंत कोई खत्म वनस जो भी वाइल्ड लाइफ है, मानव है, उनको तुरंत में प्रभावित करेगा, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में भी और अफेक्ट पड़ेंगे कम्युनिटी पर। वाइल्ड जाऊँ वहाँ के जो वाइल्ड लाइफ जो कम्युनिटी है ना, वो तुरंत मतलब जो तत्कालिक होते हैं ना, करंट जो उसके परिणाम मिलेंगे, बट उसके लॉन्ग टर्म में भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। मतलब पूरा इकोसिस्टम, मतलब कुल मिला की बात ये है, आपको पूरा इकोसिस्टम है ना वो खत्म होने के कगार पे पहुंच जाएगा। ठीक है। विद ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट सेंटर्ड अराउंड द इंटरेक्शन बिटवीन, ठीक है ये हो गया। देखो विद ह्यूमन, मानव और वन्य जीव कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये मानव के और ये जो वाइल्ड लाइफ का इंटरेक्शन बढ़ा है ना, उसका जो सेंटर पॉइंट है वो, उसका मानव और वाइल्ड लाइफ का जो संघर्ष का जो सेंटर पॉइंट क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन वाइल्ड लाइफ, जो मानव और वन्य जीवों का जो वो इंटरेक्शन बढ़ा, मतलब आपस में संपर्क बढ़ा है। तो देखो इसको कम करने का उपाय है कि मानव और वन्य जीवन को कोएग्जिस्टेंस, मतलब समन्वय के साथ रहना चाहिए। मतलब समन्वय के मतलब मानव भी जंगली जानवरों के एरिया में इंटरफेयर नहीं करे, तो अगर एक दूसरे से मिलके रहेंगे तो उसके लिए कौन सी एक्टिविटी, वही आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, वो अपनाना पड़ेगा आपको। मतलब ठीक है, ताकि आपको मतलब मानव को जंगली जानवरों को जो इलाका है उसमें जो उसी टाइम ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और उनको शांति से रहने दें। तो ये ही सबसे अच्छा मतलब अगर इसको कम करना है ना आपको, मानव वन्य जीव संघर्ष को, तो मानव को अपना जो इंटरफेयर बढ़ा रहा है ना जंगली एरिया में, तो वो कम करना ही पड़ेगा। अगर आप कम नहीं करोगे तो आप उसमें इंटरफेयर करोगे तो वो संघर्ष तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मतलब देखो अगर इफ़ नॉट इफेक्टिवली मैनेज्ड, अगर प्रभावी रूप से अगर मैनेज नहीं किया आपने मानव वन्य जीव संघर्ष, तो ये क्या है, जो एक्टिविटियाँ हैं, जो वहाँ डेवलपमेंट की एक्टिविटियाँ हैं, कंजर्वेशन की एक्टिविटियाँ हैं, उनको व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, उन पर नेगेटिव प्रभाव डालेगा ये। ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि देखो हमें मानव वन्य जीव संघर्ष का कारण क्या है, मानव का इंटरफेरेंस बढ़ना। तो इसके लिए मानव को क्या अपनी जो डेवलपमेंट गतिविधियां हैं उनको विनियमित करना होगा, और जो जंगली जानवरों का जो इलाका है उनमें उनसे दूर रहना होगा, अगर आपको मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करना है। अगर मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ेगा तो ये आपके इकोसिस्टम के लिए भी खतरनाक होगा, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी खतरनाक होगा, और मानव के लिए भी ये डेंजर हो सकता है। मतलब ठीक है, आपके एक बड़ा जैव विविधता का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो सकता है। ठीक है। देखो अब ये समझ आ गया ह्यूमन वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो अब इसके कारण क्या क्या है, देखो पॉइंट फॉर्मेट में भी लिया है मैंने, वो क्या है एक्सप्लेन इसलिए कि थोड़ा आपको समझ में आ गया वास्तव में है क्या। देखो सबसे पहला कारण तो आप लिख सकते हो अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट, शहरीकरण और विकास। क्लियर। दूसरा लेक ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। कई एरिया में मतलब होता क्या है ना, जंगली जानवर रहते हैं और उनको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित नहीं किया गया है, और कई जो शहरी क्षेत्र में थोड़ा बहुत जंगल है तो एक लेक ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया मतलब संरक्षित क्षेत्रों की कमी। अगला पॉइंट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। ये क्लियर हो गया। डिफोरेस्टेशन बताइए कैसे प्रभावित करता है मानव वन्य जीव संघर्ष को। यस राइट, अगर पेड़ काट दे तो उनका हैबिटेट खत्म हो जाएगा ना। यस यस। अगला पॉइंट है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, कृषि का विस्तार। वन वाले इलाकों में एग्रीकल्चर कर रहे हो तो एग्रीकल्चर, अगर आप जो वन क्षेत्र है उसमें कृषि एग्रीकल्चर संबंधित एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दोगे तो फिर जानवर आएंगे, फसल को नष्ट करेंगे। अगर फसल नष्ट करेंगे तो फिर किसान भी अपना आक्रामक रूप अपनाए, जो करंट जो लाइट के तार है, वायर है, वो बिछा देगा,
उन पे अटैक करेगा या उनसे उनका शिकार करेगा, तो वो एक संघर्ष बढ़ाएगा ना। ठीक है, ठीक है। अगला है क्लाइमेट चेंज। बताइए क्लाइमेट चेंज चेंज कैसे संघर्ष बढ़ा रहा है? सर फॉरेस्ट फायर होती है जैसे इसकी वजह से। यस, करेक्ट। फॉरेस्ट फायर है, जैसे बारिश का कम होना, रेन का, अगर रेन कम होगी तो फिर वो पानी के लिए, तो पानी की सर्च में बाहर आएंगे ना। सर फ्लडिंग के थ्रू भी हो सकता है, मतलब हाँ, फ्लडिंग यस, से एक्वाटिक एनिमल्स हमारे स्पेस में आ सकते यस, करेक्ट। वे पिछली बार काजीरंगा में जो बाढ़ आई थी तो उसमें जंगली जानवरों की बहुत की मौत हुई थी, कई जानवर बाहर निकल आए थे ना। हैं। सर उसमें एलिफेंट वो ये डायनासोर्स को जाते यस, हैं। राइनोसर्स। ठीक है, एक्सीलेंट। अब अगला पॉइंट है इन्वेसिव स्पीसीज, जो आक्रमणकारी प्रजातियां हैं। ये कैसे, बताओ कैसे प्रभावित करेगी ये? समझ नहीं आया, सर दोबारा बारिश बोलो। के क्षेत्र में ना, नहीं, 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 मैं कोई इन्वेसिव आक्रमणकारी प्रजाति इनके बारे में पूछ रहा हूँ मैं, ये कैसे प्रभावित करेगी? आक्रामक, अरे मेरी बात एक मिनट, ये विधि इन्वेसिव स्पीसीज क्या होती है ये बताओ पहले। तो मैंने कल पढ़ा है, तो किसके संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ? इन्वेसिव स्पीसीज वो होती है जो किसी क्षेत्र में आती है और वहाँ के इलाके पे अपना कब्जा कर ली, उनका मतलब बढ़ जाता है, जो वहाँ की जो लोकल जो होती है ना उनको ख़त्म कर देती है वो। जलकुंभी है, ग्रास, वो कैरेट ग्रास है, वैसे ही आप जंगली जानवरों में देख। क्या क्या बताइए? सर लोग तो उसका काम भी हाँ, शामिल हुए यस, और यस, काफी यस, चीजें मतलब यस, यस, यस। और जैसे ये तो हो गया पेड़ प्लांट्स के रिगार्डिंग, एनिमल्स के रिगार्डिंग हो सकता है ना। मान लो किसी इलाके में आपके वो रहती है, कोई फिश है, अब वहाँ आपने मगरमच्छ छोड़ दिया या कोई दूसरा जानवर आ चुका है, तो उनसे जो वो तो बाहर की तरफ ही जाएगी ना। मतलब जैसे मान लो किसी इलाके में टाइगर नहीं है, अब ये कोई दूसरी आक्रामक प्रजाति आ चुकी है, तो जो वहाँ ओरिजिनल मूल रूप से जो प्रजाति रह रही है उसको नुकसान हो सकता है ना, और वो बाहर की तरफ जाएगी अपने बचाव के लिए। अगर बचाव के लिए बाहर की तरफ जाएगी तो फिर मानव और वन्य जीव का बीच संघर्ष बढ़ेगा ना। यस आप, यस। दूसरा ये, जैसे आपने देखा होगा ना, बम्बूल है जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो बम्बूल का एक लाया था, तो उससे क्या है कि आपकी जो लोकल जो प्लांट है वो प्रभावित हो रहे हैं, और उनसे क्या जानवरों को जो रहने के लिए जो आवास है उनके लिए काफ़ी वो खतरनाक होती है ना वो बम्बूल, उसके कांटे वगैरह होते हैं। मतलब तो इससे क्या है, अगर इन्वेसिव स्पीसीज आएगी ना तो वो क्या मतलब उनके लिए नुकसानदायक होगी, वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है या बायोडाइवर्सिटी है, फिर उनको वो बाहर की तरफ प्रेरित करेगी, मतलब इलाका छोड़ने के लिए, या उनके लिए मुश्किल क्रिएट करेगी वो। ठीक है, तो ये होता है इन्वेसिव स्पीसीज का परिणाम। राजस्थान में ना सर, हाँ, यस, क्लियर हो गया ना अंकित? यस। इंक्रीज इन, देखो मैं इसलिए आपको बोलता हूँ, मैं गलत को कभी वो क्या, अगर आपने एग्जाम में गलत लिख दिया, एक नंबर अगर आपका कटता है ना, तो आप काफ़ी लोगों से पीछे चले जाते हैं। तो बुरा मत माना करो, मैं आप लोगों के लिए टोकता हूँ, अगर कोई गलत बोल रहा, मैं गलत का समर्थन नहीं करूँगा कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए बुरा मत माना करो ना। इंक्रीज इन इको टूरिज्म, इको टूरिज्म है जो इको पर्यटक, जो पर्यावरणीय क्षेत्रों में जो टूरिज्म संबंधी गतिविधियाँ बढ़ रही है, उससे भी तो इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है ना। ठीक है, अगला है सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ प्रोलिफिक ब्रीडर्स। प्रोलिफिक ब्रीडर्स वो होते हैं जिनकी, जैसे वाइल्ड वोर है, जंगली सुअर है, पिकॉक है, जिनकी जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ती है, मतलब
ठीक है, इनकी संख्या में बढ़ना। और रिड्यूस प्रे बेस मतलब शिकार की कमी है, शिकार संबंधित क्षेत्रों की कमी। प्रे बेस यानी शिकार आधार की कमी है ना। यस सर। तो ये क्लियर हो गया। Yes, sir. ये पॉइंट याद कर लोगे 5 पॉइंट और इनको लिख दोगे इनमें। क्या बोलिए? लास्ट पॉइंट है रिड्यूस प्रे बेस। हाँ, लास्ट पॉइंट है रिड्यूस प्रे बेस। जिनका शिकार है ना, शिकार बेस, प्रे नहीं शिकार होता है। और उसका जो बेस है मतलब बेस जो शिकार आधार में जो एरिया है वो कम हो रहा है। शिकार जिनका शिकार करते हैं वो जो शाकाहारी जंतु वो कम हो रहे हैं। इसीलिए तो मांसाहारी जंतु क्यों आते हैं? देखो आपका टाइगर है, मान लो टाइगर क्यों आता है बाहर बताओ? क्योंकि उनको शिकार नहीं मिल पाता ना, उनका प्रे बेस है जो शिकार आधार है वो कम होता जा रहा है ना। Sir. क्लियर? तो प्रे का मतलब होता है कि जो एनिमल दैट इज मतलब एन एनिमल दैट इज हंटेड एंड किल्ड बाय अनदर एनिमल, प्रीडेटर के द्वारा जिसका शिकार किया जाता है ना, उसको प्रे कहा जाता है। मतलब आगे बढ़े। यस सर। देखो का कोज है जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, एक तो हो गया ड्यू टू हैबिटेट। देखो ये तो मैंने पॉइंट लिख लिया, थोड़ा विस्तार से मैंने क्या दो दो जगह से लिया था, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं इसलिए मतलब कोई डायमेंशन आपका छूटे ना, मतलब ठीक है, इसलिए मैं दो तीन जगह से मटेरियल लेता हूँ और पढ़ता हूँ, तो कोई वो ना हो, कोई गलत भी हो जाए तो कम से कम आपको पता लग जाए चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो ये पढ़ ही लिया आपने, ड्यू टू हैबिटेट फ्रेक आवास विखंडन हो गया, और श्रिंकिंग ऑफ हैबिटेट ड्यू टू इंक्रोचमेंट इन फॉरेस्ट लैंड, आपकी जो वन भूमि उसका मानव द्वारा अतिक्रमण, हैबिटेट विखंडन मतलब आवास का विखंडन। और इससे क्या हो रहा है, पीपुल एंड एनिमल्स आर इंक्रीजिंगली कमिंग इनटू कांटेक्ट, स्पेस और फूड के लिए दोनों आपस में एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, उसी से आपका मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है। तो ये क्लियर हो गया पहला पॉइंट। अगला पॉइंट है एनक्रोचमेंट इन द फॉरेस्ट लैंड बाय लोकल पीपल एज रिजल्टेड इन श्रिंकेज ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स स्पेशली ऑन द फ्रिंज विच एज इंक्रीज्ड द प्रेशर ऑन द लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज इन द फॉरेस्ट एरिया। देखो जो लोकल पीपल है उनके द्वारा एनक्रोचमेंट मतलब अतिक्रमण बढ़ रहा है वन भूमि पर, उससे क्या हो रहा है ना, जो आसपास की फ्रिंज मतलब परिधि वाला इलाका, जो आसपास का इलाका जंगली जो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के नियर बाई जो इलाका है उसमें प्रेशर हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। प्रेशर से क्या हो रहा है ना, जो आपके लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है वो कम होते जा रहे हैं ना, उन पर दबाव पड़ेगा तो वो कम होंगे तो फिर जंगली जानवर वाइल्ड लाइफ उनके लिए स्पेस कम पड़ेगा ना। ये अगला पॉइंट है इंक्रीज डिस्टर्बेंस ड्यू टू कलेक्शन ऑफ फ्यूल वुड्स है, फोडर है, वाटर है फ्रॉम द फॉरेस्ट एज आल्सो इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ। देखो मानव क्या कर रहा है ना, फ्यूल मतलब चारे के लिए, लकड़ी के लिए और पानी के लिए जंगलों का यूज कर रहा है, उनमें इंटरफेयर बढ़ा रहा है, उनमें मानवीय जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है। तो उसकी वजह से क्या मानव और वन्य जीव का जो कॉन्टैक्ट है वो बढ़ रहा है और वो इस संघर्ष का रूप ले रहा है। आगे बढ़ा जाए। देखो इंक्रीज इन एरिया अंडर कल्टीवेशन अराउंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड चेंज क्रॉपिंग पैटर्न है। देखो एक बात बताओ आपको, देखो हुआ क्या है ना, जैसे आप जंगली जानवरों के जो वाइल्ड लाइफ एरिया है उसमें आप जैसे केले की फसल करोगे, जैसे मक्का की फसल करोगे, मूंगफली की फसल करोगे, तो जंगली जानवरों को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा, वो तो अट्रैक्ट होंगे ना। तो पहले तो क्या थी, ज्वार होती थी, ज्वार को नहीं खाते जंगली जानवर, और लेकिन अब मक्का बोओगे, मूंगफली बोओगे, ग्राउंड नट, तो वो तो अब हमारे इलाके में क्या है, इन्हीं की वजह से मतलब वाइल्ड एनिमल की वजह से लोगों ने ग्राउंड नट और ये मक्का है ना ये बोना ही बंद कर दिया, क्योंकि ये क्या उन चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसे फसल बोइए आप ये जो जिनको जंगली जानवर ना खाए, मतलब
ये बाजरा है, ज्वार है, मतलब उसी टाइप से मूंग है। तो अब ये क्या हुआ ना, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हुआ ना। जैसे केले की फसल, बागवानी केला बो दिया, तो केले को तो जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट तो आकर्षित होंगे ना केले की फसल की तरफ। तो जंगलों के आसपास वैसी फसल नहीं बोनी चाहिए कभी भी जिसको खाए मतलब जंगली जानवर। अगर उस टाइप की फसल बोओगे तो मानव और वन्य जीव के बीच संघर्ष बढ़ना ही बढ़ना है, पक्की बात है। समझ आ गया ना ये पॉइंट? इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कल्टीवेटर अराउंड वाइल्ड लाइफ, चेंज क्रॉपिंग पैटर्न, जो फसल प्रतिरूप जो चेंज हुआ ना, उसकी वजह से मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ा है। क्या हर्ष, आपकी आवाज़ कम आती है यार। आप उसको मोबाइल को थोड़ा नज़दीक या ईयरफोन से बोला करो, थोड़ा पता नहीं नेटवर्क का इशू है। हाँ बोलिए, अब बोलिए। यस बिल्कुल, केले की फसलों ने मानव का और वन्य जीवों का संघर्ष बढ़ाया है, जैसे आती है। तो बिल्कुल करेक्ट। अगले आगे बढ़े। The decreased prey base caused by poaching of herbivores has resulted in carnivores moving out of forest in search of prey। देखो, आपके जो हर्बीवोरस है ना, हर्बीवोर जो शिकारी, जो शाकाहारी जंतु है, उनकी संख्या कम हुई है क्योंकि लोगों ने शिकार, वो उनका शिकार बढ़ रहा है, पोचिंग। उसकी वजह से क्या है, आपके जो मांसाहारी कार्निवोरस है ना, वो मूव आउट हो रहे हैं फॉरेस्ट से अपने शिकार की सर्च में, मतलब सर्च ऑफ प्रे, प्रे मतलब शिकार जिसका अंडे, तो उसके जो सर्च में वो क्या बाहर आ रहे हैं। तो ये भी एक रीजन है। ठीक है, क्लियर? हेलो, Yes, sir. ये मीनिंग का क्या अर्थ होगा? अनगुलेट्स, अनगुलेट्स, एक मिनट देखना। अनगुलेट्स है ना, खुरदार जानवर, जिसको अनगुलेट्स आर मेंबर ऑफ डाइवर्स क्लैन एंड विच प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेमल्स विद हूव्स। इनके खुर होते हैं ना, उनको कहते हैं अनगुलेट्स। समझ आया ये क्या है? अनगुलेट आमतौर पर शाकाहारी जानवरों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सामूहिक शब्द है जो पैरों की अंगुलियों पर चलते हैं, मतलब इनको अनगुलेट्स कहा जाता है। मतलब तो कुल मिला के भाई, इंक्रीजिंग लाइव स्टॉक, जो आपके जो पशुपालन, जो आपके जिनको पशु है ना, जो जिनको पालते हो आप, गाय है, भैंस, उनकी संख्या बढ़ने के से क्या हो रहा है ना, वो आउट नंबर, मतलब उनमें ज़्यादा संख्या हो रही है, तो वो प्रोटेक्ट एरिया में भी एंट्री कर जाते हैं। मतलब उससे क्या होता है ना, वो जो लाइव स्टॉक, जो आपके जो पशु है, घरेलू पशु, वो क्या है, उनका शिकार का सोर्स हो जाते हैं। अगर एक बार आदत पड़ जाती है जानवरों की, जैसे गाय भैंस का, इनका शिकार करने की, तो फिर अगर वो शिकार के लिए वो भटकेगा। अगर मान लो फिर वो ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो जहाँ पशु है वहाँ अटैक करेगा ना। ये काफ़ी घटनाएं हुई ना इस टाइप की। बार बार आता है सर, रोज यस यस, तो वो एक बार आदत पड़ जाती है ना। अगर आपने पशुओं को, आपके पालतू पशुओं को जंगलों में छोड़ दिया, एक बार शिकार कर लिया, अब एक बार शिकार कर लिया, फिर आदत पड़ जाती है। बताइए। देखो, मैन ईटर टाइगर या मैन ईटर शेर, क्यों, अब उसने किसी भी टाइगर ने एक बार मानव का शिकार कर लेता है, तो फिर वो उसको वो बोल देते हैं ना,
उसको मानव के लिए काफ़ी, फिर वो बार बार उसकी आदत हो जाती है, वो दोबारा भी प्रयास करता है ना मानव का शिकार करने का। फिर उसको मैन ईटर घोषित कर दिया जाता है, फिर उसको या तो पकड़ के किसी चिड़ियाघर में बंद कर दिया जाता है या बोटनिकल गार्डन में ले जाया जाता है। करेक्ट है ना? क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट थ्रो ड्रोट है, फ्लड्स है, फॉरेस्ट फायर, देखो सूखा है, बाढ़ है, वनों की आग है, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट एंड फूड विल एग्री। इनसे क्या क्लाइमेट चेंज और इसकी वजह से जो इसके परिणाम है, सूखा है, बाढ़ है और जंगल की आग, इससे क्या जो उसका डिस्ट्रक्शन है ना हैबिटेट का वो हो रहा है। और ये क्या फिर वो फूड के लिए बाहर आएगा, और फूड के लिए बाहर आएगा तो मानव और वन्य जीव संघर्ष बढ़ेगा। तो क्लियर हो गया ना इसके क्या क्या कारण है? किसी को कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो बिल्कुल क्लियर है ना? आगे बढ़े फिर देखो इससे क्या क्या इम्पेक्ट हो सकते हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष के क्या क्या प्रभाव है? लॉस ऑफ लाइफ, इंजरी टू ह्यूमंस एंड और एनिमल्स, वन्य जीवन का नुकसान, किसी के देखो टाइगर और किसी को मार भी सकते हैं, वो खुद भी मर सकते हैं, मानव भी उनका शिकार कर सकता है, मानव घायल भी हो सकता है और एनिमल भी घायल हो सकता है। दोनों को ही नुकसान है, जानवरों को भी नुकसान है, मानव को भी नुकसान है। ठीक है। क्रॉप डैमेज, फसल को नुकसान। अगला है लॉस ऑफ लाइफ स्टॉक, आपके जो पशु है, घरेलू पशु है, उनको नुकसान, उनके हानि जन। ठीक है। डैमेज टू ह्यूमन प्रॉपर्टी, मानव संपदा है, मानव का जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति, उसका नुकसान। और डिस्ट्रप्शन ऑफ डेली लाइफ, अगर मान लो जंगली जानवर, आपने देखा होगा ये कई इलाकों में, छत्तीसगढ़ है, साउथ इंडिया, उधर क्या एलिफेंट है, एलिफेंट आते हैं तो उनका वो एक ग्रुप होता है, तो ग्रुप आता है ना तो लोग खेतों में नहीं जाते ना वर्क के लिए। अगर खेतों में नहीं जाएंगे तो उनकी रोड पे रात में नहीं चलते, और वनों के आसपास जो रोड होते हैं जिनमें जंगली जानवर होते हैं तो उनमें बहुत मुश्किल होता है आना जाना। तो उससे क्या आपकी जो डेली लाइफ है, डेली जो आपका वर्क है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, अव्यवस्थित हो जाएगा ना। क्लियर? समझ आ गया? आगे बढ़े। ये पांच पॉइंट याद कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो अभी जो हमारी वर्तमान जो स्ट्रेटेजी है, मतलब मानव और वन्य जीव संघर्ष की, ये क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं हम, बताओ। एक दो पॉइंट ऐसे बताओ कि हम क्यों नहीं, मतलब उसको कम कर पा रहे हैं, मानव और वन्य जीव जो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? रीजन इसका कुछ एक एक बताइए, एक एक। नहीं वो आपकी बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी में क्या कमी है? मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, वो तो मैं समझ सकता हूँ, वो एक अलग चीज़ है, बट आपकी जो रणनीति है वर्तमान में उसमें क्या खामियां मानते हो, मतलब आप? हाँ एक एक बोलिए। हर्ष बोलिए, आप बोलिए हर्ष। सर पॉपुलेशन की कमी है। हाँ यस, कोऑर्डिनेशन की कमी है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो। ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ओके, जो लोकल कम्युनिटी है उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता, मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सामुदायिक भागीदारी का अभाव। ठीक है, और बताइए। अंकित एक मिनट, हाँ दापू कवर आप बोलिए। यस ठीक है, एक्सीलेंट। अब और बोलिए, और कोई। वसुंधरा आपकी आवाज़ थोड़ी कम आती, थोड़ा माइक थोड़ा नज़दीक रखो, आवाज़ कम आ रही है, मतलब मुझे सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा सा तेज बोलिए। सर सर जो गवर्नमेंट जो एक्ट बनाते हैं उनको सर। यस ठीक है, एक्सीलेंट। और बताइए। यस
यस, बिल्कुल करेक्ट। और बोलिए। ठीक है, देखो मेरा क्वेश्चन पूछने का ये हाँ बोलिए, कोई बोलना चाह रहा है? योजनाएं कहाँ से बनती हैं, ये सब। यस, ठीक है, ओके गुड। देखो मेरा हाँ, और बोलिए, कोई बोलना चाह रहा है? ठीक है। सर प्रोटेक्टेड एरियाज प्रॉपर्टी स्टेट नहीं है, मतलब सर प्रोटेक्टेड एरियाज है जो कि पता नहीं है लोगों को। हाँ यस, अवेयर नहीं है लोग उनके बारे में, प्रोटेक्टेड एरिया के रिगार्डिंग, और क्या क्या मतलब सरकार क्या उपाय कर रही है, हमें क्या करना चाहिए, लोगों को जानकारी नहीं, अवेयरनेस की कमी है। ठीक है, ठीक है। तो देखो मेरा क्वेश्चन पूछने का मीनिंग ये है, मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि आप सोचो, क्योंकि देखो एग्जाम में क्या आपको सोचना है, तो मैं चाहता हूँ आपकी जो सोचने की जो आपकी थिंकिंग प्रोसेस है ना वो बढ़े, क्योंकि यूपीएससी की एग्जाम आपकी जो थिंकिंग रट के यूपीएससी एग्जाम पास नहीं कर सकते। तो आपके देखो एक तो इंटरव्यू की तैयारी हो रही है, और अगर ये इस मंच में कोई बोल लेगा ना, उसको यूपीएससी के इंटरव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, मैं आपको बता दूं मतलब। तो बोलिए, बोलना सीखिए, और ये क्या धीरे एक दिन में नहीं होती बोलने की, ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। आप अगर इस मंच पे बोलोगे तो आप क्लास में, आपकी जहाँ भी आप पढ़ते हो यूनिवर्सिटी में कहीं भी, आप आराम से बोल सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और बच्चों में आपका जो है ना काफ़ी मतलब अपने आप में डिफरेंस आ जाएगा मतलब। तो आप बोलिए इस मंच पे, तो मेरा बोलने का मतलब गलत सही कुछ नहीं है, आप अच्छा बोलते हो सब, आप प्रैक्टिस करिए, बोलिए मतलब, ताकि आपकी स्किल भी डेवलप हो, आप में कॉन्फिडेंस भी आए, और आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी बढ़े। ठीक है। यस सर। तो देखो, ये तो वैसे ही मैंने एक एडिटोरियल पढ़ रहा था मैं कहीं से, तो वहाँ से लिया था मतलब, तो उसने बहुत अच्छा पॉइंट दिया, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने ऐड कर दिया इसमें। देखो जो करंट स्ट्रेटेजी और सॉल्यूशन है ना, वो जो आपकी जो प्रॉब्लम है और जो मैनेजमेंट, वो मतलब पीस मिल मैनर में मतलब टुकड़ों टुकड़ों में करते हैं। आप कोई उपाय करते हैं ना, आप एक मतलब होता क्या प्लानिंग, एक देखो कानून बनता है सेंटर की तरफ से, तो समस्या कुछ हो रहा है, कानून कुछ अलग कहता है, तो अलग अलग जगह की अलग अलग प्रॉब्लम्स है मतलब। तो आप एक एक कानून कब बनाए, एक उपाय कब किया, कभी बाउंड्री बनाए, कभी आपने जो वहाँ रहते हैं उनको, जो आपके जो वर्कर है उनको कभी कैपेसिटी बिल्डिंग के रिगार्डिंग वर्क किया, कभी कानून चेंज किया। तो इसमें क्या इंटीग्रेशन होना चाहिए चीज़ों में, सबका सभी जो उपाय है उनको इंटीग्रेट किया जाए, और हमें क्या ओनली कंजर्वेशन पे फोकस नहीं करना है, बस संरक्षण पे ही फोकस कर दिया जाए, हमको कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा इसमें। देखो इससे रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर मतलब हितधारक, आपको देखो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, आपका लोकल पीपुल है, आपका लोकल देखो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और ये आपका लोकल पीपुल है, वहाँ के लोकल एजेंसियां हैं, एनजीओ है, और आपको जो आपके वाइल्ड लाइफ एनिमल उनके उनकी नीड है, तो इन सभी जो इससे संबंधित रिलेटेड जितने भी फैक्टर हैं ना, उनको साथ में लेके, और सभी जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी मतलब बहुआयामी। आप एक जो फैक्टर को, एक चीज़ को सही का, आप ये नहीं कि बाउंड्री बना दी तो आपका मानव वन्य जीव संघर्ष कम हो जाएगा, उससे नहीं होगा। आपको देखो जानवरों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में आवास होना चाहिए, उनको भी पर्याप्त मात्रा में उनके उनकी नीड अब पूरी हो। इसके अलावा मानव को उनके जो उनका जो एरिया है उसमें इंटरफेयर नहीं करना होगा। और आपकी जो पर्यटन, ये टूरिज्म संबंधी रिलेटेड एक्टिविटीज है, इनको तो आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा मतलब, वो भी कहीं के उनको प्रभावित करती है। तो कुल मिला के बात ये, आप ओनली कंजर्वेशन पे फोकस करके उनको नहीं कम कर सकते, आपको जो जितने भी इससे रिलेटेड जितने भी पहलू है ना, जितने भी डायमेंशन है, सभी को साथ में लेना होगा, और एक अच्छी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तभी हम दूर कर सकते हैं मतलब। ये नहीं कि एक कारक, एक चीज़ पे आपने फोकस किया, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या क्या उपाय किए अब तक, वो पढ़ लेते हैं। एक मिनट। एक तो है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, क्लियर।
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ मेजर प्रॉब्लमेटिक टाइगर के, एलिफेंट, लेपर्ड, राइनो, इनके लिए क्या है, एक प्रोसीजर गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, एक मानक ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक प्रक्रिया कि भाई इस टाइप से संरक्षण की, मतलब वो आपको संघर्ष को कम करना है, तो ये टाइगर इनके रिगार्डिंग, तो उसको स्टेट गवर्नमेंट यूज लेती है जब भी जो पॉलिसी बनाई है, प्रोसीजर बनाया ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेवलप किया उसको, उसके आधार पे वो, ठीक है। इसके अलावा देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ फिजिकल बैरियर्स, जैसे बारबेड वायर फेंसेज, जो आपके जो जंगलों के चारों तरफ दीवार का निर्माण, ताकि जंगल से वो जानवर बाहर नहीं आए। सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फेंस, मतलब करंट के तार लगाना, हल्का करंट। बायो फेंसिंग यूजिंग कैक्टस, बाउंड्री वॉल, जो आप, तो इस टाइप से मतलब वो चारों तरफ जंगल का इलाका है, उनको मतलब बाउंड्री का निर्माण किया गया है, ताकि जो है ना आपके जो जंगली जानवर है, आपके जो आसपास किसानों की फसल, उसमें एंट्री ना करें, ठीक है। इसके अलावा इम्प्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बाय ऑगमेंटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर इन फॉरेस्ट एरिया, मतलब आपके जो जंगल वाला इलाका, जैसे फूड की कमी मान लो, कई जगह से आपने देखा होगा ना, कई जगह से शाकाहारी हर्बीवोरस को छोड़ा जाता है जंगली इलाकों में, या शाकाहारी जंतु मतलब मांसाहारी जंतु कमी हो जाती है, तो फिर कई बार सरकार खरीद के भी मतलब जानवरों को, उसमें पालतू जानवरों को खरीदती है और वहाँ जंगल में छोड़ देती है ना, कई बार अगर भोजन की नहीं आपूर्ति, सप्लाई नहीं हो पा रही है उधर, तो करती है ना गवर्नमेंट ऐसा। और पानी की कमी है तो पानी के लिए उपाय करती है, ट्यूबवेल लगाना, आपके जगह जगह छोटे छोटे तालाब बनाना, तो ठीक है, ताकि भोजन और पानी के कमी की वजह से जानवर ग्रामीण एरिया में और ह्यूमन हैबिटेट में ना आए। आगे बढ़े। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ने किया, आपके प्रोटेक्टेड एरिया बनाए ना, ये आपके नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी रिजर्व है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ है, क्लियर। आगे बढ़े। एक आपका वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वन्य जीव गलियारे डेवलप किया ना, जानते हो वन्य जीव गलियारा क्या होता है, बताइए। जैसे ये कोई वन एरिया है और ये कोई वन एरिया है और ये कोई वन एरिया, तो इनके बीच क्या है, गलियारा टाइप का डेवलप किया है। ये जंगल है तो इसको जंगल, ताकि जानवर एक इलाके से दूसरे इलाके में जा सके, मतलब ऐसे, ये होता है गलियारा कॉरिडोर, ये है कॉरिडोर, ये ठीक है। तो ये आगे बढ़े। और इसके अलावा ड्राफ्ट नेशनल वाइल्ड एक्शन प्लान जो 2017 से 31 के लिए वो वन्य जीव एक्शन कार्य योजना तैयार की, ठीक है। एनवायरमेंट देखो, आपके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इंश्योर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट डोंट इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने देखा होगा जब रोड बनता है तो आप उसके लिए मान लो वन जो फॉरेस्ट एरिया है उससे कोई भी रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाना है, तो उसके लिए फॉरेस्ट पर आपके एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की परमिशन जरूरी है ना। बताइए, बिना एनवायरमेंट उसकी परमिशन के हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या? ठीक है ना। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इंश्योर दैट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डोंट इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। यूज ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज टू टैकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ट्रेडिशनल नॉलेज का क्या मतलब है, बताओ, बताइए। यस, एक्सीलेंट। जो स्थानीय लोग होते हैं ना, उनको पता है कि कैसे टैकल करना है, क्योंकि वहाँ आते रहते हैं, तो कभी संघर्ष नहीं होता ना। कई बार टाइगर वगैरह आते हैं गाँव में, उनको पता है ना कैसे उनको टैकल करना है। ये नहीं कि भैया सब अगर शहर में आ जाएगा तो कितना हंगामा हो जाता है, बताओ। हमारे गांव में कई बार टाइगर आता है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में, कोमल का गांव है रणथंभौर के पास में, तो उधर आते हैं, पर उधर कोई गांव वाले कोई हथियार लेके नहीं भागते टाइगर के पीछे।
वो आता है चला जाता है, मतलब रात में आता है, ऐसे नहीं कि उसके पीछे हथियार लेके, क्योंकि उसको पता है आना है, वो चला जाएगा अपने आप को, उसको डिस्टर्ब करो मतलब जब तक आपको वो नुकसान नहीं पहुंचाए, तो आता है घूम घाम के चला जाता है बस। और शहर में आने दो आप, लोग पड़ जाएंगे पीछे, ठीक है। जाने के लिए सर डॉक्टर अगर आप जाने। बिल्कुल। अगला है नेशनल सर्वे टू कलेक्ट डेटा ऑन वाइल्ड लाइफ, मानव जीव वन्य जीव संघर्ष पे एक नेशनल सर्वे टाइप का, क्योंकि आपको कोई भी स्कीम है, कोई समस्या का समाधान के लिए सबसे पहला काम तो डेटा होगा ना, डेटा कलेक्शन। Yes, sir. और अगला है फॉर्मेशन ऑफ ट्रेंड वर्क फोर्स फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू टैकल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब प्रशिक्षित कार्मिकों का एक ग्रुप बनाना है, प्रशिक्षित कार्मिकों की भर्ती और उनको प्रशिक्षित करना उसके रिगार्डिंग। तो क्लियर हो गए, अब भारत सरकार के क्लियर हो गए सभी पॉइंट, आपको आगे बढ़े। यस Yes, सर। sir. बिल्कुल क्लियर है ना, कोई डाउट? Clear है, sir. गुड, डाउट होना भी नहीं चाहिए, डाउट होने का मतलब तो आप समझते हो फिर। ये क्लियर, आप देखो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड इसकी क्या गाइडलाइन है ये भी पढ़ लेते हैं। देखो इसमें ये है कि वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम्स इक्विपाइड विद एडिक्वेट पर्सनल इक्विपमेंट्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी प्रेजेंट इन पोटेंशियल एरिया ऑफ मानव वन्य जीव। देखो इसकी गाइडलाइन है, इसको फॉलो करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो भी जहाँ कि जो आपकी वाइल्ड लाइफ जो राहत टीम है ना, जो उसके पास पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति होने चाहिए, पर्सनल होने चाहिए, मतलब कर्मचारी होने चाहिए, इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिनकी भी जरूरत पड़ती है, मान लो इंजेक्शन है, बंदूक, जो भी उसके रिगार्डिंग, और कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए। मतलब आपको लगता है ना कि जो पोटेंशियल एरिया, मतलब मानव वन्य जीव संघर्ष के जो संभावित क्षेत्र है उनमें राहत वाली टीम होनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम, उसके बाद पर्याप्त मात्रा में पर्सनल होने, मतलब कार्मिक हो, इक्विपमेंट मतलब हथियार, जो भी सामान है उससे संबंधित जो संसाधन वो होने चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि आपातकालीन स्थिति में बुलाया जा सके किसी को भी। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, Yes, sir. ठीक है। दूसरा है देर शुड बी प्रॉपर रेस्क्यू मैकेनिज्म फॉर ह्यूमन और एनिमल विक्टिम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देर शुड बी प्रॉपर रेस्क्यू, मतलब एक संस्थागत तंत्र होना चाहिए, मतलब अगर मानव और वन्य जीव के बीच जो संघर्ष बढ़ा, मान लो कोई भी पीड़ित या जानवर को किसी ने पकड़ लिया, बांध दिया है, मानव को सिखा, तो उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर मैकेनिज्म मतलब संस्थागत तंत्र होना चाहिए, प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन, तो एक प्रॉपर रेस्क्यू संस्थागत तंत्र होना चाहिए, कैसे आपको इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे वर्क करना है, मतलब क्लियर। अब अगला पॉइंट है कि लोकल, हाँ बोलिए। Clear है, sir. तो लोकल वॉलेंट्री मतलब जो स्वैच्छिक रूप से वर्क करने को तैयार हो, क्योंकि देखो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो तो कहीं हर जगह तो नहीं जा सकते ना, कई बार इमरजेंसी सिचुएशन में, तो आपको लोकल लेवल पे मतलब एनजीओ के लोगों को या लोकल लेवल पे जो प्रशिक्षित होना चाहते हैं या जिनका इंटरेस्ट है उनको प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि वो अगर इमरजेंसी सिचुएशन आए ना तो वो तुरंत ही मतलब अगर लोकल मतलब तुरंत मतलब एक होता है ना, एक जिसे अपन कहते हैं प्राइमरी मेडिकल हेल्प, उस टाइप से मतलब चिकित्सा में चाहिए ना प्राइमरी, वो आपके पास इलाज पेटी होनी, वैसे ही आपके मतलब अगर प्रारंभिक स्टेज में कोई बात होती है तो वो कम से कम उसको मतलब रेस्क्यू टीम अराइव पहुंचने से पहले उसको सिचुएशन को नियंत्रित कंट्रोल कर सके, हैंडल कर सके, ठीक है। Yes, sir. अगला है अवेयरनेस कैंपेन फॉर इंकरेजिंग कंजर्वेशन फ्रेंडली प्रैक्टिस कल्टीवेशन ऑफ सुटेबल स्पीसीज विच डोंट अट्रैक्ट वाइल्ड लाइफ। देखो आपको मतलब कंजर्वेशन फ्रेंडली प्रैक्टिस है, जो भी किसान के रिगार्डिंग या उनको भी ऐसी एक्टिविटी उनको जागरूक करो, मतलब जागरूकता फैलाओ कि आप ऐसी कोई फसल ना बोओगे जिससे जो वाइल्ड एनिमल है वो आकर्षित हो, मतलब आपको इस टाइप की फसल बोनी है जिसको जानवर ना खाए, मतलब उनकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, ठीक है। Yes, sir. आइडेंटिफाइंग रेगुलर मूवमेंट कॉरिडोर ऑफ लार्ज वाइल्ड लाइफ एंड एडुकेट पब्लिसिटी। देखो जो आपके जो कॉरिडोर है ना, इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग एडुकेट पब्लिसिटी करनी पड़ेगी, और
उनके रिगार्डिंग लोगों को अवेयर करना पड़ेगा भाई जो इनका कॉरिडोर है उसको डिस्टर्ब ना करे मतलब। ठीक है, अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो देखो वो तो आएंगे ही मानव के एरिया में। दूसरा कंपाइलेशन ऑफ डेटा ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स रीजन फॉर सच कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बेस्ट प्रैक्टिस टू ऑफ रेस्पॉन्स। देखो आपको डेटा इकट्ठा करना है, कॉन्फ्लिक्ट का क्या कारण है, फिर रिसर्च करनी है, और जहाँ जहाँ मान लो कई जगह मान लो कोई किसी स्थान पर अच्छी प्रैक्टिस अपनाई जा रही है उसके रिगार्डिंग, तो उसको फॉलो करना है दूसरी जगह पे मतलब। ठीक है, अगला पॉइंट है हेल्प लोकल्स इन कंस्ट्रक्टिंग बैरियर्स एंड डेवलप स्केयरिंग अवे मेथड। देखो आपको कुछ बैरियर है वो डेवलप करने पड़ेंगे, मतलब जो दीवार बनाओ, और इस टाइप जो गांव में देखो जानवर को भगाने के लिए लोग फटाके वगैरह छोड़ते हैं ना, फटाके फोड़ते हैं ना, तो इस टाइप का एक्टिविटी डेवलप करनी पड़ेगी ताकि जंगली जानवर को भी नुकसान ना हो मतलब, और वो जानवर भी भाग जाए, मानव का भी अपना फसल को नुकसान ना हो, मतलब दोनों के बीच एक दूरी बनी रहे। इंश्योरेंस प्रोग्राम्स फॉर डैमेज ड्यू टू वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ की वजह से उसके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए मतलब। ठीक है, ये गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। आग क्लियर? देखो यही पॉइंट है, देखो अब स्टेप टू बी टेकन। एक मिनट, देखो सबसे पहला तो आप क्या उपाय कर सकते हो बताओ। सिंस हैबिटेट लॉस डिग्रेडेशन फ्रेगमेंटेशन आर, देखो आवास विनाश, उसका पतन और आवास विखंडन, ये सबसे बड़ा कारण है ना मानव वन्य जीव संघर्ष का। तो इसको दे नीड टू बी एड्रेस्ड टू प्रोवाइड, इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। आवास विखंडन का और आवास विनाश का, इनका बताइए क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन आवास विनाश, अगर आवास विनाश को रोकना है तो। बताइए। हाँ बोलिए, बताइए बोलिए। यस 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 करेक्ट। कुल मिला के बात ये कि जो भी आपने नेशनल पार्क डेवलप किया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेवलप किया है, तो उसका एक जो रेगुलेशन है, नियम एक प्रॉपर वे में होना चाहिए, उसमें करप्शन की जगह नहीं होनी चाहिए। मतलब लोग ये नहीं कि अपने हितों के लिए या अपने मतलब अपने स्वार्थ के लिए लोग उसका यूज करें मतलब। तो उसका ये इको सेंसिटिव जोन इसका एक अच्छा मतलब अच्छा काम कर सकता है ना इसके रिगार्डिंग। ठीक, आगे बढ़े। इसके अलावा सेकंड उपाय ये देखो, क्रॉप पैटर्न नीड्स टू बी चेक, क्रॉप पैटर्न को बदला जा सकता है। क्रॉप लाइक शुगर केन है, बनाना है, शुड नॉट बी अलाउड टू बी ग्रोन नियर द फॉरेस्ट एरिया। जैसे ये आपका गन्ना है, बनाना है, केला है, इनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए मतलब, क्योंकि हाथी जो एलिफेंट है ना, इन्हीं के लिए अट्रैक्ट होते हैं ना ज़्यादा, क्योंकि ये फसल ऐसी है आपकी जो वाइल्ड लाइफ को अट्रैक्ट भी करेगी और उनको छिपने के लिए जगह भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके अलावा देखो गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। कई बार वेस्ट में अब लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी वेस्टेज है उनको बाहर फेंक देंगे, तो उससे भी तो जंगली जानवर अट्रैक्ट होते हैं ना उसको खाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या आपको उसको जो वेस्ट मैनेजमेंट को भी बड़ा उसको उसका अच्छे से मैनेज करना होगा। ये नहीं कि कहीं भी फेंक दिया जाए कचरा,
आप देखते हो ना शहरों में गायों की हालत क्या है, मतलब ठीक है। Yes. देखो आपको ये द पॉपुलेशन वाइल्ड एनगुलेट्स जैसे हेयर्स है, वाइल्ड बोर्स है, इनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जानी चाहिए। मतलब कुल मिला के बाद शाकाहारी जंतुओं की जो शाकाहारी है ना, शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़े, ताकि वो अगर जानवरों को, जंगली जानवर है, वाइल्ड एनिमल है, उनको भोजन शहर वहीं मिल जाएगा जंगल में, तो वो क्यों आएंगे बताओ। तो पर्याप्त मात्रा में उनके लिए शिकार का, जो शिकार जिनका शिकार कर सकते हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। Yes, sir. फॉरेस्ट कॉरिडोर लिंकिंग प्रोटेक्टेड, देखो फॉरेस्ट कॉरिडोर बनाने चाहिए, क्योंकि देखो जानवर क्या है, जैसे आपने देखो हुआ ना, ये जैसे रणथंभौर है, ये कोटा का रामगढ़ विस्तारी है, ये मध्य प्रदेश के कई सारे जंगल है, ये आपस में लिंक है मतलब। तो इनको अगर आप इनको अलग अलग करोगे, विखंडन करोगे, तो वो बहुत मुश्किल होगा ना। तो टाइगर क्या है, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाता है, जैसे महाराष्ट्र का पेंच देख लो, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हैं उनको देख लो, साउथ इंडिया के देख लो, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आप उनको क्या, जो कॉरिडोर बनाओ, उनको डिस्टर्ब मत करो, ठीक है, ताकि एक आराम से जा सके एक इलाके से दूसरे इलाके में मतलब, ठीक है। इसके अलावा कंपेंसेशन, अगर आपके किसी के पालतू पशु का नुकसान हुआ, उसको क्षतिपूर्ति दी जाए। प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, लाइफ लॉस्ट हुई है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट आर, बट ये क्या है, ये तो देखो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, मतलब आपको किसी को क्षतिपूर्ति देना, डैमेज का कोई नुकसान हुआ उसकी, बट इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है ये, ठीक है। इसके लिए देखो कम्युनिटी शुड बी इंसेंटिवाइज फॉर नॉट टू हार्म। देखो आपको क्या है, सबसे पहला जो इसमें जो मेन जो है ना, आपको जो लोकल पीपल उनको समझाना पड़ेगा, मतलब कि भाई आपको नुकसान नहीं करना है। तो इसके लिए उनको देखो पहले, सबसे पहले उनको क्विक कंपेंसेशन दे, इंश्योरेंस बढ़े। जब तक आप लोगों का, जो लोकल पीपल है, लोकल जो पॉपुलेशन, उनका विश्वास अर्जित नहीं करोगे ना, तब तक आप संरक्षण नहीं कर सकते। तो एक तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है, स्थानीय स्तर के जो लोगों को समझाना है इसके रिगार्डिंग, मतलब ठीक है। उनकी उनकी उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है, उनका कोऑपरेशन जरूरी है। अगर उनका कोऑपरेशन, उनका पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा तो आप नहीं कर सकते मानव वन्य जीव संघर्ष को कम, ठीक है। Yes, sir. अगला कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट ऑफिशियल इज इम्पोर्टेंट। क्या समझते हो कैपेसिटी डेवलपमेंट से, क्षमता विकास? देखो उनको अच्छी जानकारी भी हो, साइंटिफिक रूप से वो मजबूत भी हो, उनके पास हथियार भी हो, उनको रूल एंड रेगुलेशन की जानकारी भी हो, तो उनको सब कुछ पता होना चाहिए। कुल मिला के बात ये हुआ ना कैपेसिटी बिल्डिंग से, ये कैपेसिटी डेवलपमेंट से। बताइए। Yes, sir. पूरी तरह knowledge यस, वही बात है। आप जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको सभी सब्जेक्ट आना चाहिए, आपको लिखना भी आना चाहिए, आपको ज्ञान भी होना चाहिए, आपको मैथ। तो वैसे ही उनको भैया, उनको साइंटिफिक जानकारी भी होनी चाहिए, उनको कैसे डील करना है जानो वो भी पता होना चाहिए, उनके पास हथियार भी होना चाहिए, उनको वहाँ के लोकल कंडीशन की जानकारी भी होनी चाहिए। तो वो सब होंगे तभी तो वो कर पाएंगे ना, रेस्क्यू वगैरह जो भी होगा, मतलब ठीक है। Yes, sir. अब इसके अलावा जो आप वहाँ की लोकल कम्युनिटी है, उनका मतलब उनके प्राकृतिक संसाधन तक बेटर पहुँच भी होनी चाहिए, उनको सामाजिक आर्थिक अवसर भी मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो उनके मतलब उनके डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, ताकि वो जो उनका फोकस है ना कि मानव वन्य जीवों, हमारे जो वन्य जीव भाई जंगल ही हमारे लिए बेस है विकास नहीं, उनको एजुकेशन की तरफ भी बढ़ाओ दो, शिक्षा को भी बढ़ाओ। तो उनको कुल मिला के बाद उनको डेवलप करो, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े और शिक्षा का प्रसार बढ़े, तो अपने आप उनका वन्य जीव के प्रति जो नेगेटिविटी कम हो, मतलब ठीक है। Yes, sir. इसके अलावा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिफरेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एक्टिविटीज एट डिफरेंट लेवल्स शुड बी टेकन ऑफ फॉर डिसिमिनेटिंग है ना, सूचना का प्रसार। इनोवेटिव टेक्निक्स है, बिल्डिंग लोकल कैपेसिटी इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन,
एंड इंक्रीजिंग पब्लिक। तो कुल मिला के बात ये कि आपको लोकल लेवल पे जो पीपुल है ना, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी, उनको जागरूक भी करना पड़ेगा, उनको जानकारी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर उनको साथ लेके आप उनको मानव वन्यजीव संघर्ष रोक सकते हो। ठीक है, यस सर। शिक्षा और प्रशिक्षण। तो वही है, देखो आगे की एक अवेयरनेस हो गई, आपकी जागरूकता हो गई, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हो गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो गया, सामुदायिक भागीदारी। ये पॉइंट ऐसे इनको कहीं भी यूज कर सकते हो आप, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट है। ठीक है, ये इथिक्स के पेपर में भी काम आएंगे, जीएस फर्स्ट में भी काम आएंगे, सेकंड में भी काम आएंगे, सब जगह काम आते ही है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किसी में भी चेप सकते हो इसको, कहीं भी लिख, अवेयरनेस, जागरूकता। ठीक है, यस सर। अगला है इंक्रीज इन प्रोटेक्टेड एरियाज। एक मिनट प्लीज। To conserve the animals and avoid any human-animal interaction, more protected area need to be developed by government. प्रोटेक्टेड एरिया की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अगला पॉइंट है अदर इंक्लूड बैरियर्स, मतलब फेंस है, नेट्स है, ट्रेंच है, खाई, गार्डिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, डिटरेंट्स है, सायरन है, लाइट्स है, ये सब दी हाइप्स है, ट्रांसलोकेशन है, कंपेंसेशन और इंश्योरेंस है, प्रोवाइडिंग रिस्क रिड्यूसिंग अल्टरनेटिव वेल, मैनेजिंग टेंशन बिटवीन। तो ये पूरे ये पॉइंट आपको पढ़ाई दिए सब। ठीक है, तो आप बताइए मानव वन्यजीव संघर्ष आपका क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई इसमें कुछ भी अब बचा